गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की एक खुशगवार सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नए हफ्ते के पहले रोज़ में एक इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग शो लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक, और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और शुरू में ही हम आपको एक अच्छी खबर देने वाले हैं जनाब, और खबर ये है थाईलैंड से, जहां पर एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 का इनेकाद हुआ। अच्छी बात यह कि इस पे पाकिस्तान के साइकिलिस्ट्स ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जनाब गोल्ड, सिल्वर और बिलतरतीब ब्रॉन्ज मेडल्स जीत कर तारीख रकम कर दी है। साइकिलिस्ट की बात करें तो पाकिस्तान के जनाब अली इलियास हैं, जिन्होंने मास्टर्स ओपन कैटेगरी में अपनी बर्क रफ्तारी से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अली इलियास ने 21.4 किलोमीटर का फासला महज 26 मिनट और 30.556 सेकंड्स में तय करके सबको पीछे छोड़ा। उनकी औसत रफ्तार तकरीबन 48.44 किलोमीटर फी घंटा रही, जो कि वाकई उनकी कारकर्दगी का और उनका जो कमाल है उसका ये मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल नाजरीन, आगे चलते हैं, आपको मज़ीद इन्फॉर्म करते हैं। मुकाबले की जब हम बात करें तो पाकिस्तानी ख़वातीन भी किसी से कम नहीं हैं। विमेन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ भी पाकिस्तान की ख़वातीन साइकिलिस्ट ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। विमेन मास्टर्स ओपन कैटेगरी में पाकिस्तानी साइकिलिस्ट ज़ैनब रिजवान ने 40 से 44 साल की ग्रुप में कांसी का तमगा जीता, जबकि राबिया गरीब ने 50 साल और इससे ज़ायद उम्र के ग्रुप में सिल्वर मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। यकीनन ये कामयाब पाकिस्तान में साइकिलिंग के बढ़ते हुए रुझान का मुंह बोलता सबूत है, और पाकिस्तानी साइकिलिस्ट अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी रफ्तार और महारत के नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जनाब फतूहात का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये यूं ही जारी रहेगा। मुस्तकबिल में भी हमें बड़ी मजीद कामयाबियां देखने को मिलेंगी। अब वक्त हो गया जनाब प्रोग्राम में हम जान लें मौसम की सूरत हाल। तो ओवर टू यू नजर। आइए आपको मौसम समझाते हैं थ्रू ग्राफिक्स। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। ताहम पंजाब में बारिशें बरसाने वाले नए सिस्टम की पेशगोई की गई है और खित्ता पोटोखार में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सिंध में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और कराची का पारा चढ़ने लगा है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम शदीद सर्द है और बादलों के डेरे हैं। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -2 और ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में दर्जा हरारत कम से कम -7 और ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर। वादी के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। आगे चलते हैं और बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, जहां बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर कम से कम पारा -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, शांगला और मानसहरा समेत दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं सुबह पंजाब का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं,
ملتان میں پارا کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد، جبکہ خطہ پوٹوخار میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ مری گلیات میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کے موسم کی طرف، جہاں بیشتر اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اگر کوئٹہ کی بات کریں تو کوئٹہ میں چند مقامات پر بارش کے بعد شہر کا درجہ حرارت کم سے کم -6 اور زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ، زیارت اور چمن سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آخر میں ذکر کرتے ہیں صوبہ سندھ کے موسم کا، جہاں موسم میں بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کراچی کا پارا چڑھنے لگا ہے، اور اگر کراچی کے درجہ حرارت کی بات کریں تو وہاں پر کم سے کم ٹمپریچر 15 اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد کی طرف چلتے ہیں، وہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 17 اور زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ کے اکثر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں تو جناب سیاسی اور قانونی محاذ خاصے گرم ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے لیے آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، مگر اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے رکن اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما بیرسٹر علی ظفر نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور اجلاس کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ یہ تجویز بھی دے ڈالی کہ اگر اجلاس ناگزیر ہے تو حالیہ تبادلہ شدہ ججز کو زیر غور نہ لایا جائے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 4 ججز صاحبان بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ چکے ہیں اور جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، جبکہ اگر وکلاء تنظیموں کی ہم بات کریں تو ان کی جانب سے بھی آج احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ بالکل ناظرین، اور سیاست کی اگر ہم بات کریں تو 8 فروری کے الیکشن کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ حکومت نے اپنی 1 سالہ کارکردگی پیش کر دی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 1 سال میں معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچا کر استحکام کے راستے پر گامزن کر دیا ہے اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب 8 فروری کو تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کیا اور یوم سیام منایا، حکومت پر جعلی ہونے کا الزام لگایا اور کہا ہے کہ 1 سال میں دھاندلی شدہ حکومت نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ سینئر سیاستدان اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شہباز حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور حکومت کی جانب سے معاشی بحالی کا بڑا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ 1 سال میں آپ کے نزدیک حکومت کی کارکردگی کتنی متاثر کن رہی ہے؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، لیکن جہاں پاکستان آج ہے معیشت کے حوالے سے، یہاں پاکستان بہت دفعہ ادھر ہم دیکھ چکے ہیں، کیونکہ ہم IMF پروگرام میں یہ 25ویں دفعہ ہیں، تو پہلی دفعہ تو گئے نہیں ہیں، اور IMF پروگرام میں ہم جب بھی جاتے ہیں تو اس کے پہلے سال کے آخر میں یا اراؤنڈ دس پیریڈ یہاں ہوتے ہیں، بیکاز پاکستان IMF کے پاس جاتا کیوں ہے، یا کوئی بھی دنیا کا ملک IMF کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ اس کے پاس انف ڈالرز نہیں ہوتے باہر پے کرنے کے لیے جو انہوں نے لونز وغیرہ لیے ہوئے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، تو جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے تو آپ کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ ہونے کی آپ نیئر ہوتے ہیں کہ اگر آپ ڈالرز ری پے نہیں کر سکیں گے ٹائم پر، اگر کسی آپ نے باہر کمرشل بینک سے لون لیا ہوا ہے یا کسی اور کو آپ نے ڈالرز دینے واپس دینے، اگر آپ نہیں دے سکیں گے تو وہ ڈیفالٹ سچویشن کہلاتی ہے۔ بالکل۔ سو IMF کے پاس اس لیے جایا جاتا ہے، جو پاکستان 25ویں دفعہ کیا ہے کہ پاکستان نیئر ڈیفالٹ سچویشن میں تھا 2022-2023 میں، اور جون 2023 میں ہم IMF کے پروگرام میں دوبارہ گئے، اور وہاں سے جب ایک جو سکون ملتا ہے وہ ہوتا ہے ڈالرز آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈالرز جب آتے ہیں تو آپ کو وہ خطرہ ڈیفالٹ والی سچویشن میں نہیں ہوتے، آپ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلائز ہو چکے ہیں، تو وہاں ہم کھڑے ہیں۔ اس میں نہ ہی مڈل کلاس کا کوئی فائدہ ہے، بیکاز مڈل کلاس کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہوئی ہے۔ یہ نہ بھولیں پلیز کہ ہم نے جو انفلیشن دیکھی تھی، جتنا تیزی سے مہنگائی دیکھی تھی، وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، 2023 میں
اور 2024 کے پہلے 8-9 مہینے میں. سو اب جو پیس آف انفلیشن ہے نا, مہنگائی کی رفتار ہے وہ کم ہوگی, لیکن وہ نہ بھولیں کہ جو 100 روپے کی چیز تھی وہ 138 روپے کی ہوئی تھی اور اب 142 روپے کی ہو گئی ہے. تو جو 100 روپے کی چیز آج سے 2 سال پہلے ملتی تھی اب وہ 150-160 روپے کی ہے. تو اس وجہ سے انکم بڑھی نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے جس کو کہتے ہیں پرچیزنگ پاور کم ہو کی مڈل کلاس کی غربت. بالکل ٹھیک. ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کو 1 سال مکمل ہونے پر تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کیا اور یوم سیاہ بھی منایا. پی ٹی آئی کا احتجاج کس حد تک کامیاب رہا, آپ کو کیا نظر آیا؟ کامیاب تو ظاہر سی بات ہے, جتنی مشکل حالات ہوتے ہیں جو ملک میں, ظاہر اگر آپ کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. لوگ تو ان کے ساتھ ہیں, ہر شخص یہ جانتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی 8 فروری سے پہلے کوئی جلسے جلوس نہیں کر سکتے تھے, ہارڈلی کوئی ایک. آپ مجھے بتا دیں کہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن کیمپین تھی پورے ملک میں کوئی الیکشن کیمپین نہیں تھی, کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوا تھا. لیکن یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جب 8 فروری آیا صبح کو تو جس طرح سے لوگ نکلے اور جس طرح سے انہوں نے ووٹ ڈالے اور جو تمام ٹیلی ویژن چینلز نے کور کیا شام 7, 8, 9 بجے تک 10 بجے تک کہ پی ٹی آئی واز وننگ. سو یہ معیار پاکستان میں نہیں ہوتا کہ جلسہ کتنا پڑا ہوا ہے یا احتجاج کتنا پڑا ہوا ہے. آئی تھنک ریزنیبل تھا. یہ کنسیڈر کرے کہ 26 نومبر کے بعد یہ پہلا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ باہر نکلے تھے, روڈز پر آئے تھے. اور جیسے مہربانو قریشی ہیں, شاہ محمود قریشی کی بیٹی ملتان میں, جیسی وہ نکلی تو ان کو گرفتار کر لیا. اسی طرح سے گرفتاریاں باقی پنجاب میں بھی ہوئی ہیں. تو ریزنیبل تھا. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا. بالکل صحیح. زبیر صاحب, پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن کی کوششیں چل رہی ہیں, اس سلسلے میں میل ملاقاتیں بھی جاری ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بن پائے گا؟ میرا خیال ہے کسی نہ کسی صورت میں تو بنے گی گرینڈ اپوزیشن. وہ کتنی افیکٹو ہوتی ہے وہ ایک بڑا سوال ہے. ایک جو اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو الزام لگتا تھا اور جس کا بہت حد تک درست بھی تھا کہ وہ سولو فلائٹ کرتے ہیں, ہر چیز میں اکیلے جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں. جب آپ ایک طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ مشکل ترین حالات ہیں پی ٹی آئی کے لیے, تو ان کی لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا کہ چاہے چھوٹی سی کوئی پارٹی ہو چاہے انڈیویجول ہو, اس کو ساتھ ملائیں جو بھی حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے. جس طرح ظاہر اختر مہنگل کی پارٹی ہے, جیسے محمود اچکزئی کی پارٹی ہے, جیسے دوسری پولیٹیکل پارٹیز. اب مجھے نہیں پتا کہ جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام وغیرہ بھی ساتھ آ جائیں گی. شاہد خاقان عباسی ایک بہت ان کا قد ہے, بے شک پارٹی اتنی بڑی نہیں ہے ان کی, تو گرینڈ اپوزیشن حکومت کے لیے مشکلات تو پیدا کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں فردر ذرا انفارم کیجیے گا اس حوالے سے. آپ نے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہہ دیا ہے جبکہ اسد عمر نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی ہیں. مزید اب آپ دونوں کا آئندہ کس جماعت سے سیاست شروع کرنے کا ارادہ ہے, نہیں ہے, کیا معاملات ہیں؟ اسد نے تو سیاست سے ہی علیحدگی کا فیصلہ کیا, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کہہ رہے ہیں میں سیاست ہی نہیں کروں گا. میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. ان کا کیا فیوچر ہے وہ تو آپ ان سے خود سوال پوچھ سکتے ہیں. اب میں سیاست میں ہوں, کون سی پولیٹیکل پارٹی جوائن کروں گا ظاہر سی بات ہے آئندہ آنے والے ہفتوں میں یا مہینوں میں پتہ چل جائے گا. بالکل ٹھیک. آپ نے صحیح فرمایا کہ اسد عمر صاحب تو جو ہیں وہ سیاست سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو چکے ہیں, انہوں نے اعلان بھی کیا. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین نے یہاں پر پروگرام میں وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک ٹو سنو پاکستان. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کھیل کے میدان سے. تو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے قومی ٹیم کا کڑا امتحان شروع ہو گیا ہے. ٹرائی نیشن سیریز جاری ہے. آج دوسرا میچ ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جا رہا ہے. ٹاس ہو چکا ہے. نیوزی لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 78 رن سے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہوم گراؤنڈ پر بدترین شکست کے بعد قومی ٹیم کی سلیکشن پر بھی اعتراضات بڑھ گئے ہیں. نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں قومی ٹیم کی شکست کی وجہ کیا ہے اور کیا چیمپئنز ٹرافی سے پہلے قومی اسکواڈ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس تجزیہ کار سید یحییٰ حسینی صاحب.
साहब, बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का। बताइएगा, कौमी टीम को पहले मैच में न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। कप्तान मोहम्मद रिजवान शिकस्त की वजह जो है नाकिस फील्डिंग और पिच को करार दे रहे हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि पाकिस्तान की जो शिकस्त की वजह यही है या आपको कुछ और लगता है? देखिए, कप्तान चूंकि ग्राउंड में थे और मोहम्मद रिजवान ने बहुत सारी चीज़ों को विटनेस भी किया होगा, लेकिन अगर हम बाहर बैठकर बात करना चाहें, आपने जिस तरह सवाल किया, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँ, तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं ये, और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि आप बजाय एक्सक्यूज़ देने के अपनी गलतियों को चेक करें, उनकी निशानदही करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आप को अगले मैचों के लिए जो है वो तैयार करने की कोशिश करें। एक्सक्यूज़ अगर आप देंगे तो फिर एक्सक्यूज़ जो है ना वो तो बढ़ते ही चले जाएंगे। मैच में 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है, दूसरी हारती है। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि दोनों टीमें जीत जाएं। ऐसे बहुत कम होता है कि मैच जो है वो सनसनीखेज हो जाए, दिलचस्प हो जाए, टाई हो जाए। तो पाकिस्तान टीम के कैप्टन को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि गलती हो जाती है। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से आ रहा है, आपने कहा अपने इंट्रो में कि बदतरीन शिकस्त है, नाक़िस कारकर्दगी, तो मैं कहूँगा, लेकिन इस नाक़िस कारकर्दगी के पीछे आपके खेलने का तरीक़ाकार था, आपकी एग्जीक्यूशन थी, आपकी प्लानिंग थी, जो कि दिखाई दी नहीं। तो आई थिंक इन चीज़ों को अगर आप बेहतर कर लें तो अच्छे नताइज मिल सकते हैं। अच्छा, क्या ये साहब स्टार बैटर बाबर आजम की हम बात कर ले तो वो एक बार फिर फ्लॉप नजर आए हैं। शायकीन ने बड़ा मायूसी का इजहार किया, बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। साबिक क्रिकेटर्स भी उन पर तनकीद कर रहे हैं। बाबर से ओपनिंग कराने का फैसला आपको लगता है कितना दुरुस्त है? देखिए, बाबर से वही काम लिया जा रहा है जो वो करते रहे हैं। वो बैटिंग करते हैं तो बैटिंग करने के लिए उनको कहा गया है, और उनको कोई, मेरा ख्याल है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए तो कहा नहीं गया। तो जो उनका काम है वही उनसे कहा जा रहा है। और बाबर कोई पहले बैट्समैन तो है नहीं। 92 वर्ल्ड कप में इमरान खान ने नंबर 3 पर जाकर बैटिंग की थी, वो कोई बैट्समैन तो थे नहीं। वो फास्ट बॉलर थे और बॉलिंग ऑलराउंडर थे। उसके बाद 1987 में जावेद मियांदाद साहब जो हैं वो तो ओपनर नहीं थे, वो इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए। फ़हीम अशरफ न्यूजीलैंड में इनिंग का आगाज़ कर चुके हैं। तो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। ये कहना कि जी वो ओपनर नहीं है, आप भाई अब टीम में ओपनर ही नहीं है। आपने बाबर आजम से बात की थी, या तो बाबर आजम उसी वक्त मना कर देते। अब आपको परफॉर्मेंस देनी है, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, ये बातें तो चलती रहेंगी। वो ओपनर नहीं है, वो ओपनर के लिए अगर बाबर आजम रन्स कर देते, फिर आप क्या कहते हैं, ये देखिए जी बाबर आजम का तो ये रंबन नहीं है, उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। प्रोफेशनल क्रिकेटर वो होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं। विराट कोहली जो है वो इनिंग का आगाज़ करने के लिए आते हैं। अपनी मर्जी होगी तो आप इनिंग का आगाज़ करेंगे, अपनी मर्जी नहीं होगी तो आप कहेंगे मैं इस नंबर पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आपसे बैटिंग ही करने के लिए कहा जा रहा है ना, बॉलिंग तो नहीं आपको कह दी कि यार आप बॉलिंग करें, 10 ओवर डाल लें। तो जो काम आप करते हैं वही काम करने के लिए कह रहे हैं, टीम के मुफाद में कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी नाराजगी वाली बात है? बिल्कुल ठीक, बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने कमेंट किया। मजीद बताइएगा कि न्यूजीलैंड ने मैच में 2 रेगुलर स्पिनर्स खिलाए, मगर कौमी टीम में सिर्फ 1 रेगुलर स्पिनर मौजूद है। पार्ट टाइम स्पिनर खुशदिल शाह और सलमान आगा आइंदा मैचेस में बेहतर साबित हो सकेंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है, न्यूजीलैंड 4 भाई उनके पास स्पिनर हैं तो वो खिलाया ना उन्होंने। आपके पास यही अवेलेबल ऑप्शंस थे जिनको आपने यूटिलाइज किया। आप बात कर रहे हैं कि जी आपने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, आप बात कर रहे हैं कि जी फला स्पिनर को भी टीम में डाल लेते। भाई अगर आप स्पिनर बढ़ाएंगे तो आपकी बैटिंग कम हो जाएगी। आपको पता है कि हम तो टेस्ट मैच भी 7 बैट्समैनों से खेलते हैं, तो फिर ये तो वनडे क्रिकेट है। आप न्यूजीलैंड की टीम की बात कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस हवाले से तैयारी करके आई है। इस वक्त उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट रिसोर्सेज मौजूद हैं। जो उनके कैप्टन है मिचेल सेंटनर, वो राइट नाउ इंटरनेशनल क्रिकेट के इस वक्त सबसे बड़े स्पिनर हैं। उनके पास माइकल ब्रिस्वेल, वो एक बेहतरीन किस्म के बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। रिची रविंद्रा, वो पहले बॉलिंग ऑलराउंडर थे, अब वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गए हैं। ग्लैन फिलिप्स, वो आपके सामने हैं, बैटिंग करने के लिए आए तो वहां पर उन्होंने 100% दिया। फील्डिंग कर रहे थे, बाबर आजम का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच दिया। बॉलिंग करने आए तो उन्होंने फखर जमान की क्रूशल विकेट हासिल कर ली। तो वो टीम की तरह खेल रहे हैं। हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, हर खिलाड़ी के पीछे बैकअप मौजूद है। हर खिलाड़ी जो है वो टीम के लिए परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। जब टीमें इस तरह खेलती हैं तो जीत की तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो जो ये पहला मैच था, इसमें कौमी टीम की परफॉर्मेंस को देख के क्या समझा जाए, क्या लगता है कौमी टीम कितनी तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? देखें,
आपने जो सवाल किया टीम पाकिस्तान के हवाले से, अगर आप इस तरह खेलेंगे तो फिर तो ज़्यादा उम्मीदें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप में कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की। दे आर द बेस्ट, पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इन्होंने परफॉर्म किया है, नाम बनाया है, टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त इनको एनर्जी की ज़रूरत है। उस एनर्जी की ज़रूरत है जो इनसे डिमांड कर रही है टीम पाकिस्तान, जो इनसे डिमांड कर रहा है पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान की टीम लास्ट मैच तक इस टूर्नामेंट पर है, जो कोई इतना गलत जो है वो टीम से उम्मीद भी नहीं है, एक जायज़ मुतालबा है टीम से कि होम ग्राउंड पर टीम अच्छा खेलती हुई दिखाई दी। लेकिन अगर आप होम ग्राउंड पर भी ऐसे खेलेंगे जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, तो लोगों की नाराज़गी बनती है। ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हैं ग्राउंड में, दिल दिमाग इनका ग्राउंड में नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपको लगता है कि याहिया साहब स्क्वाड के अंदर कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं या लानी चाहिए, क्योंकि साबिक विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्क्वाड में तब्दीली लानी पड़ेगी, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि महंगाई कम हो गई है, अवाम दुहाई दे रही है, वो कह रहा है भाई किधर महंगाई कम हुई है। तो हमने बिल्कुल आखिरी वक्त पर अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया था, और अनाउंसमेंट करने के बाद भी हम मुतमईन नहीं है, लोग मुतमईन नहीं है, अब भी आवाज़ें आने लगी हैं कि जी उसको होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था। तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि इसलिए इतने इन्होंने डिले टीम अनाउंस की कि अगर ये पहले टीम का अनाउंसमेंट कर देते तो मेरा ख्याल है आधी टीम ही तब्दील हो जाती। आई थिंक कि इन्हीं खिलाड़ियों पर आपको एतमाद करना चाहिए कि अगर इन पर आपको एतमाद नहीं है तो फिर अगर आप आखिरी लम्हे पर टीम में तब्दीली करेंगे, जैसे होती रही है पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियां, कोई नई बात नहीं है अगर हो भी जाए तो, लेकिन फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस टीम का। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी साहब आपके कीमती वक्त का। और यकीनन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये एक तरह से आईना है जो कि टीम पाकिस्तान देख रही है और मैनेजमेंट भी देख रही है कि क्या हमारी तैयारी है, और इससे ही पता चल जाता है जो कि सैफ अली की सीरीज़ में कौमी टीम की पहले मैच में कारकर्दगी थी, उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम कितने तैयार हैं। तो बेहतर ये है कि तैयारी को ज़रा बेहतर कर लिया जाए, मज़ीद निखार लिया जाए, और जो कुछ तब्दीलियां नागुज़ीर हैं वो उसके अंदर कर लेनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि याहिया साहब ने कहा, कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए ताकि उसको नेक्स्ट खेल के मैदान में बेहतर तरीके से आप लोग परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, ये बात अटल है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही गैब का इल्म जानता है, मगर दुनिया में कुछ ऐसे भी अलूम हैं जिनकी मदद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, आपको बताते हैं। जी हाँ, इसी से मुतालिक पेशगोइयाँ लेने के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद दाऊद साहब। उनसे जानते हैं कि रवां हफ्ते किन अफराद को ख़ास एहतियात बरतनी है और किन स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता खुशकिस्मत साबित होने वाला है। तो दाऊद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आगाज़ कर लेते हैं एरिस से। एरिस बुर्ज हमल वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर बात करें तो एरिस जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च तक 20 अप्रैल होती है, तो स्टोरी देखते हैं टैरो कार्ड से। एरिस बुर्ज हमल वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एरिस वालों के लिए कोई बड़ी खबर हो सकती है इस वीक में, और आप कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एरिस वाले इस वीक में डिसीजन है, बट एहतियात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि जो डिसीजन लें वो डिसीजन आपके गले पड़ जाए। आपको कामों में मसरूफ़ रहना है इस वीक में, और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं डबल माइंडेड भी है, वहाँ आपको मशवरा करना है, और जहाँ समझ ना आए वहाँ अपनी इंट्यूशन से हेल्प लेनी है। अगर बात करें आप लोगों के जॉब की और बिज़नेस की, तो जॉब का कार्ड एक ही निकालें तो जॉब और बिज़नेस में कामयाबी, लेकिन हासदीन से बचना है। और मोहब्बत की बात करें आप लोगों की, तो मोहब्बत का टैरो कार्ड से एक ही कार्ड, तो अपने वालिदैन के मशवरे से अपने मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात की हेल्प लेनी है। और आप लोगों के लिए इस वीक में सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की एक तस्वीर रोज़ाना आपकी रूहानी और आपकी ज़ाहरी ताकतों को बढ़ाएगा। क्या बात है। मज़ीद आगे चलते हैं, बात करते हैं टॉरस की। टॉरस बुर्ज सौर 21 अप्रैल था 21 में, और अंसर खाकी सियारा ज़ोहरा। टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर बात करें तो टैरो कार्ड से 5 कार्ड्स की एनर्जी से बात करते हैं। बुर्ज सौर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बुर्ज सौर वाले इस वीक में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करते हुए नज़र आते हैं। आप बड़े लॉजिकली फैसले करेंगे, और यहाँ पे जो भी फैसले करें वहाँ पे अपने जो आप लोगों के पार्टनर्स हैं या जो लोग इर्द गिर्द हैं उनसे
थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। यहाँ पे आपके पुराने काम होने के चांसेस नज़र आते हैं। बुर्ज सौर वालों के क्लैरिटी मिल जाएगी आपको इस वीक में, और जो आप किसी मामले से मुतल्लिका डबल माइंडेड हैं वो आपका मामला क्लियर हो जाएगा इस वीक में। और आयत करीमा आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। एक तस्वीर रोज़ाना देखकर अपनी नींद को पूरा करें। सुस्ती और काहली मामलात में रुकावट डाल सकती है। जॉब और बिजनेस का एक ही कार्ड। तो जॉब और बिजनेस की बात करें यहाँ पे आप लोगों की, तो नया आगाज़ हो सकता है। और मोहब्बत का एक ही कार्ड निकालेंगे। बुर्ज सौर, आने वाले वीक में आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो एहतियात मोहब्बत से मुतल्लिका करनी पड़ेगी। जेमिनाई जनाब बुर्ज जोज़ा 22 मई था 21 जून अनसरबादी हवा सियारा अतारत। जेमिनाई वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। जेमिनाई इस वीक में स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनाई वाले एहतियात करें। नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन यानी कि मंडे और ट्यूसडे एहतियात है। वेडनेसडे द सन की एनर्जी आप लोगों के मामलात को बड़ा ज़बरदस्त और सपोर्टिव लेकर आ रही है। प्लानिंग की ज़रूरत है जेमिनाई वालों को इस वीक में। और अगर आप कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं, तो कन्फ्यूजन को दूर करें। और हैरान कुन ख़बर अगर आप मीडिया से हैं या आप जो है सोशल मीडिया से मुतल्लिका मामलात हैं, तो वहाँ कोई एक हैरान कुन ख़बर या आपके अपने मामलात बढ़ सकते हैं। प्रेशर ना लें। प्रेशर को ख़त्म करने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की एक तस्वीर रोज़ाना। और यहाँ पे जॉब और बिजनेस का एक कार्ड, कामयाबी मिलेगी, वाइट कलर का सदका दे सकते हैं। और मोहब्बत का एक ही कार्ड की बात करें तो मोहब्बत में भी कामयाबी मिलेगी। कैंसर बुर्ज सरतान और डेट ऑफ बर्थ 22 जून था 23 जुलाई सियारा कमर। नाम का आगाज़ फे और हे से। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर बात करें तो कैंसर वाले कुछ उदास और परेशान हैं कहीं ना कहीं, या प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में मामलात में थोड़ा सा डिले तो है, डिले है, बिल्कुल है जी। कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी इंट्यूशन से हेल्प लें और इस वीक थोड़ा सा वेट करें। नेक्स्ट वीक में आपके मामलात बड़े ज़बरदस्त होंगे। ये ना हो कि इस वीक में आप कोई बड़ा फैसला करें तो आपका दिल टूट जाए, डिसहार्ट हो जाए। और अगर हम जॉब और बिज़नेस की बात करें तो जॉब और बिज़नेस में आप लोगों को इस वीक में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन एहतियात ज़रूर करना है। और मोहब्बत कैंसर वालों की इस वीक में, तो मोहब्बत में सुकून रहेगा। इस वीक में सूरह इखलास का विर्द आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त। लियो बुर्ज असद आतशी सियारा शम्स 24 जुलाई था 23 अगस्त। नाम का आगाज़ मीम और टे से। तो स्टोरी ऑफ द वीक लियो वालों के लिए कैसी रहेगी इस वीक में? तो लियो वालों के लिए इस वीक में कामों की भरमार नजर आती है। कामों में मसरूफ नजर आते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं तो दोनों कामों को बैलेंस रख के चलेंगे। चेंज है, डेथ कार्ड चेंजिंग है आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिका, और ये चेंज पॉजिटिव हो सकती है। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे और कामयाबियां समेटेंगे आप लोग इस वीक में। जॉब और बिजनेस का एक ही कार्ड की बात करें तो जॉब और बिजनेस कामयाबी है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में आपको इस वीक में भी कामयाबी मिल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक तस्वीर आप लोगों के लिए बड़ी सपोर्टिव रहेगी। विर्गो बुर्ज असद और विर्गो बुर्ज सुमला खाकी। और वेडनेसडे आपका वैसे लकी है इस वीक में। जो दिन है 24 अगस्त था 23 सितंबर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। और अदाद में आज आप लोगों को 5 का अदद सपोर्ट करेगा इस वीक में। अच्छा जी, विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक। विर्गो इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वालों के लिए बड़ा पॉजिटिव ये वीक है। बहुत से मामलात की भरमार है। आपके ज़ाहरी और रूहानी मामलात दोनों में हेल्प मौजूद है। विक्ट्री है, नया काम मिल सकता है और तमाम एनर्जी पॉजिटिव है। और बड़ा चेंज चाहते हैं विर्गो वाले और बड़े एनर्जेटिक नजर आते हैं। जॉब और बिजनेस का एक ही कार्ड विर्गो वालों के लिए ज़बरदस्त एनर्जी है। आप बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नजर आते हैं। और मोहब्बत की एनर्जी की अगर बात करें तो विर्गो वालों की मोहब्बत में प्रॉब्लम हो सकती है, डिसहार्ट। या लाहू या वहाबू या रज़ाक, ये विर्द आप लोगों के लिए इस वीक में बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और मोहब्बत में कामयाबी चाहते हैं तो या वदूद कसरत से पढ़ें। लिब्रा बुर्ज मेज़ान अंसर हवा 24 सितंबर था 23 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ। 6 अदद की एनर्जी आपको इस वीक में सपोर्ट करेगी। अच्छा जी, लिब्रा की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें इस वीक में तो लिब्रा के लिए इस वीक में कुछ नया होने जा रहा है। अगर आप बंधे हुए थे अपने मामला से मुतल्लिका तो आप कुछ चेंज चाह रहे हैं, तब्दीली, बड़ी तब्दीली। और ये तब्दीली आपका कोई
करीब जाने वाला दोस्त हेल्प करता हुआ नज़र आता है। अगर आप बाहर के मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, और आपके वालिदैन, कोई आपका करीबी आपके लिए इस वीक में कोई मसीहा साबित हो सकता है। यहाँ पे आपका जॉब का एक ही कार्ड निकालें तो जॉब में अपनी बातें अपने तक रखें, या बिजनेस में अपनी बातें अपने तक रखें। और मोहब्बत की बात करें आप लोगों की, तो मोहब्बत में नेगेटिविटी हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्वीर आपके लिए बड़ा सपोर्ट करेगी। स्कॉर्पियो, बुर्ज अक़रब 24 अक्टूबर था 22 नवंबर। अंसराबी नाम का आगाज़ हरूफ नून, शीन और जोए से। और आप लोगों के लिए इस वीक में ट्यूसडे का दिन बहुत ज़बरदस्त सपोर्टिव, सदका गोश्त का देंगे तो बहुत हेल्प रहेगी आपको। और स्कॉर्पियो की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियो वाले क्वीन ऑफ कप, आप इस वीक में जो चाहते हैं आपके स्टार्स आपको वो सपोर्ट करेंगे, और कुछ नया कर सकते हैं, पैसे आ सकते हैं और कामयाबी मिल सकती है। दी सन भी मौजूद है, इसका मतलब है कि सूरज की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। बट अपनी बातें जितनी अपने तक रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। जॉब और बिजनेस का एक ही कार्ड, जॉब और बिजनेस में लेजीनेस नहीं दिखानी, कामों में लगे रहना। और मोहब्बत के एक ही कार्ड की बात करें तो आप लोगों के मोहब्बत से मुतल्लिका भी कामयाबी है, तो आप लोग सूरह इखलास कसरत से पढ़ें। सेजिटेरियस बुर्ज कौस 23 नवंबर था 22 दिसंबर। नाम का आगाज़ फे से। और आप लोगों के लिए थर्सडे जुमेरात का जो है एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। और 3 का आदत 321, और यानी 3 को अगर हम देखें तो वो आपको बड़ा सपोर्ट कर रहा है। मुश्तरी वाले लोग इस वीक में सेजिटेरियस वाले क्या करने जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। जितना आप राब्ते लोगों से बढ़ाएंगे उतना ही आपके मामला ज़बरदस्त रहेंगे। तो यहाँ पे द एम्परर किंग, आपको किंग की एनर्जी महसूस होगी। आपके खासकर फैमिली से मुतल्लिका इशूज़ रिजॉल्व होंगे। सोच विचार कर रहे हैं किसी मामला से मुतल्लिका, और अगर आपका दिल वगैरह टूटा है फैमिली से मुतल्लिका तो वो बेहतर एनर्जी के साथ आपको सपोर्ट करेंगे। जॉब और बिजनेस का एक ही कार्ड, जॉब और बिजनेस में नेगेटिविटी है। आयत करीमा का विर्द ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक का कसरत से करें। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कामयाबी है। आगे चलते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी 23 दिसंबर था 20 जनवरी। स्यारा सैटर्न के साथ ताल्लुक, और जीम गाफ और खे से आप लोगों की एनर्जी है। और 8 का एनर्जी का अदद आपको सपोर्ट कर रहा है। कैप्रिकॉर्न अच्छा इस वीक में जो है वो करेंगे, सपोर्ट होगी इनको। इनके दुनियावी मामला बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये इस वीक में थोड़ा सा उदास हैं। उदास प्लानिंग करें, फ्यूचर की प्लानिंग, बट अपनी सेहत का ख्याल करें, ओवर वर्किंग ना करें, स्पिरिचुअलिटी से हेल्प लें। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम कसरत से पढ़ेंगे तो आपकी रूहानियत और ज़ाहरी मेहनतें कम हो जाएंगी, बड़ी सपोर्ट रहेगी। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस कोई नया कर सकते हैं, नया आगाज़ है, हासदीन से बचना है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत से मुतल्लिका पॉजिटिव एनर्जी है, और तोहफे तोहफ़े भी चलेंगे, मोहब्बत में इजाफा भी नज़र आता है। और सेकंड लास्ट एक्वेरियस बुर्ज दिलो 21 जनवरी था 19 फरवरी डेट ऑफ बर्थ। सीन शीन स्वाद और टे से आप लोगों के नाम का आगाज़, और प्लस 8 का अदद आपको सपोर्ट करेगा इस वीक में। सैटर्न की एनर्जी और एक्वेरियस इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, स्टोरी ऑफ द वीक। हैरान कुन खबरें एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में रहेंगी। बड़ा ज़बरदस्त एनर्जेटिक नज़र आते हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कामयाबी मिलेगी। लेकिन नज़र बद और टेंशन थोड़ी सी रह सकती है, बट आप कामयाब हैं इस वीक में। आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी एक्वेरियस की। और जॉब और बिजनेस का एक ही कार्ड देखूं तो एक्वेरियस वालों के लिए जॉब और बिजनेस में अपने हालात को बेहतर करने के लिए बड़ा पॉजिटिव नज़र आते हैं। और मोहब्बत की बात करूं एक्वेरियस वालों की इस वीक की, तो मोहब्बत से मुतल्लिका थोड़ी सी कन्फ्यूजन और टेंशन हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा इस वीक में रोजाना आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। लास्ट वन पाइसेस बुर्ज हौत 20 फरवरी था 20 मार्च डेट ऑफ बर्थ। नाम का आगाज हरूफ दाल और 6 से है, मगर इस वीक में आपको 3 और 7 का आदत बहुत ज्यादा एनर्जेटिक करेगा। यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक। पाइसेस बुर्ज हौत इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो माली मामलात को कंट्रोल करें। फजूल खर्ची आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। अपने बुजुर्गों के साथ मशवरे से चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन से मुतल्लिका किसी भी किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपके रुके हुए कामों का होना और अपनी बातों को अपने तक रखना आप लोगों को बड़ा सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे अगर हम आप लोगों के जॉब की बात करें तो जॉब और बिजनेस की एनर्जी की बात करें तो आपको कामयाबी है, ये कार्ड है।
क्वीन ऑफ कप, और कप है आप अचीवमेंट हासिल करेंगे। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में धोखा हो सकता है, एहतियात करें, चाहे धोखा आपके रिश्तेदार दें या आपका महबूब दे या आपका जो है शरीक हयात दे, धोखा होगा, बात करते वक्त एहतियात करिएगा। और आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ना बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, बड़ा तफसीलन आपने 12 के 12 सितारों के बारे में लव लाइफ क्या रहेगी और कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, जॉब बिजनेस कैसा रहेगा। तो जनाब इसी के साथ आप प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हकीकत और वहम के दरमियान का फ़र्क मिट जाए तो ज़िंदगी कैसी हो? अगर दिमाग आपको ऐसी चीज़ें दिखाए जो हकीकत में तो मौजूद ना हो, या फिर ऐसी आवाज़ें सुनवाए जो दर हकीकत कोई और ना सुन रहा हो, तो ज़रा इमेजिन करें एक लम्हे के लिए ये एहसास कितना खौफनाक होगा। तो ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि साइकोसिस नामी एक दिमागी बीमारी का हकीकी तजर्बा है जो कि दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर कर रही है। मगर हमारे माशरे के अंदर इसे या तो मुकम्मल समझा नहीं जाता या फिर इस पर खुलकर बात ही नहीं की जाती। और अफसोस की बात यह है कि मुनासिब आगाही ना होने की वजह से कुछ लोग समझते हैं कि साइकोसिस के शिकार अफराद ख़तरनाक होते हैं, जबकि कुछ ये भी समझते हैं कि इन पे आसेब और जिन्नात का साया होता है। आज के इस मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम ख़ुसूसन इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे कि साइकोसिस की इकसाम क्या हैं, अलामात क्या हैं, तशख़ीस क्या है, और इसको इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए डिफ़ाइन कर दीजिए आम अल्फाज के अंदर कि साइकोसिस है क्या और इसकी कितनी इकसाम है, और थोड़ा सा टच कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूरोसिस को भी इससे सिमिलर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बड़ी क्लियर लाइन है। जो साइकाइट्री की दो बीमारियां हैं, मोटी क्लासिफिकेशन, न्यूरोसिस और साइकोसिस। न्यूरोसिस क्या है कि आपके रूटीन के जज्बात थोड़ा सा ज़्यादा तंग कर रहे हैं। रूटीन में उदासी होती है, आप थोड़े से ज़्यादा उदास हैं। रूटीन में बेचैनी होती है, आप थोड़े से ज़्यादा बेचैन हैं। लेकिन साइकोसिस क्या है कि आपका हकीकत से राब्ता कट जाता है। आपको कानों में वो आवाज़ें आती हैं जो बाकियों को नहीं आती, आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो बाकियों को नहीं आती, आपको उन चीज़ों पे यकीन होता है जिनका कोई वजूद नहीं होता। सही, बिल्कुल ठीक है। मजीद आगे चलते हैं, साइकोसिस के बारे में बताइएगा कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं डॉक्टर साहब, किस तरह हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को साइकोसिस है? देखिए, साइकोसिस तो एक अलामत है ना, इसके पीछे बीमारियां होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अलामात ये हैं कि एकदम मरीज बदल गया है, वो अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा है, यानी कि उसको कोई आवाजें आ रही हैं जिनको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक्स वही होते हैं, लेकिन वो जो इमारत बनती है उसका हमारी हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो क्या समझते हैं इसकी वजूहात क्या हैं, किस बिना पे ये चीज़ आपके अंदर इंडल्ज होती है, पैदा होती है और आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं? सबसे पहले तो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है कि ये ख़ानदान में चलती है। जितनी शादियां ख़ानदान में होती रहती हैं, ये साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया का जीन अंदर पकता रहता है। फिर सब्सटेंस यूज़, कैनबिस को लोग बड़ा समझते हैं कि वो एक आम सी चीज़ है, बहुत कॉमन हो रही है। कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस हम बहुत देखते हैं, आइस के साथ हम बहुत ज़्यादा साइकोसिस देखते हैं, कोकीन के साथ देखते हैं। तो जेनेटिक, ड्रग अब्यूज़, फिर आगे छोटे छोटे फैक्टर हैं, जिस तरह माइग्रेशन भी आपको प्रीडिस्पोज करती है। आजकल इतने लोग हिजरत कर रहे हैं, उनका भी चांस बढ़ता है। शहरों में रहने वालों में ये बीमारी गाँव में रहने वालों से ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि साइकोसिस की सबसे आम अलामात क्या हैं, मरीज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है इसका? देखिए, हम तो बीमारी, नफ्सियाती बीमारी मानते ही उसको है ना कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है। तो आप सोचें कि आप आज बैठ के यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको यकीन हो जाए कि मैं कैमरे से निकल आऊँगा और आपको दबोच लूँगा, तो आपकी क्या हालत होगी? आप किस खौफ में होंगे और आप कहेंगे कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ प्रोग्राम छोड़ के, और भाग के फिर आप सारी कोशिश करेंगे कि मुझे नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि आपको यकीन है कि मैं आपको नुकसान पहुँचाऊँगा। तो देखें, ये जो ताने बाने बनते रहते हैं ना दिमाग में, फिर इसका असर रिस्क पे आता है। मरीज़ खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, निगलेक्ट आ जाता है, वो अपना ख्याल रखना छोड़ देता है, डिसहेबल्ड हो जाता है, कमरे से बाहर निकलना छोड़ देता है। मुझे यकीन है कि मैं निकलूंगा तो मुझे कोई मार देगा, कमरे तक महदूद हो जाता है। और बहुत सी दफ़ा जो आवाज़ें आती हैं वो कोई काम करने का हुक्म भी दे सकती हैं, जो कि अगेन ख़तरनाक हो सकता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो ख़तरनाक होते हैं आम इंसानों के लिए?
देखिए सारे खतरनाक नहीं होते, वो कई दफ़ा अपने लिए भी खतरा होते हैं। मेरी एक पेशेंट थी, शी वॉकड इनटू अ मॉस्क, लोकल मॉस्क, और उसने मस्जिद में जाके मौलवी साहब को मिंबर से हटाया कि मेरे पे नई नमाज नाजिल होगी, मैंने नमाज पढ़ानी है। अब ब्लास्फेमी का उस पर चार्ज लग सकता है, लोग उसको जला देंगे, आपको पता है रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है हमारे माशरे में, तो वो खुद रिस्क पे है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लोग उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको नहीं समझ आएगी कि ये साइकोटिक है। तो हर दफ़ा ये नहीं होता कि किसी को नुकसान होगा, किसी को भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो खुद डिसएडवांटेज पे होते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमने आपसे गुफ्तगू की सिम्टम्स के हवाले से, वजूहात के हवाले से, इसकी आम आसान डेफिनेशन के हवाले से, ताकि हम साइकोसिस समझ सकें, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसकी इलाज पे बात करेंगे कि इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। और हमारा था सेगमेंट मेंटल हेल्थ पे, जिसमें हमने आपको आगाही दी कि ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो वैसे तो नॉर्मल नज़र आती हैं लेकिन किसी भी इंसान को हो सकती है, वो उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो ये अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसकी बरवक्त तशखीस और इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जो सेहत आमा के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है। हालिया दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1,85,000 से ज़ायद अफराद कैंसर का शिकार हो रहे हैं। ख़वातीन में छाती का कैंसर बहुत आम है, बढ़ता जा रहा है, जबकि मर्दों में फेफड़ों और जिगर के कैंसर के जो केसेस हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता चंद बरसों में छाती और दीगर इक़साम के कैंसर के केसेस में भी 10 से 13% इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों की बढ़ती हुई शरह की मुतादिद वजूहात बयान की जाती हैं, जिनमें नाकिस खुराक, तंबाकू नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और मोटापा शामिल है। इसके अलावा जनियाती अवामिल और माहौलियाती आलूदगी भी इस बीमारी के फैलाव में किरदार अदा कर सकते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक 65 साल से ज़ायद उम्र के 60% अफराद कैंसर में मुब्तला होते हैं, जबकि ये मरज़ 70% उम्र रसीदा अफराद की अमवात का सबब भी बनता है। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि अक्सर लोग अलामात को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर वक्त पर तशखीस नहीं करवाते, जिसकी वजह से बीमारी संगीन मरहले में दाखिल हो जाती है। आज के हेल्थ सेगमेंट पे इन्हीं तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे कि इक़साम क्या हैं, वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और किस तरह हम एहतियाती तदबीर इख्तियार करके इस जो कैंसर से हम बच सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO शौकत खानम हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, मूजी मर्ज कैंसर की बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं और किन अफराद को इसका ज़्यादा ख़तरा होता है? बहुत शुक्रिया जी। जो बुनियादी कुछ वजूहात हैं उनका जिक्र आपने कर दिया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा या थोड़ी वजाहत बताना चाहूँगा। वो ये कि इसमें हमारी जो कुछ मौरूसी हैं, कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसका ताल्लुक हमारी जेनेटिक्स के साथ है और हम उसके बारे में बज़ात खुद कुछ ऐसा अमल नहीं कर सकते कि उसको प्रिवेंट किया जाए, लेकिन उसकी अर्ली डिटेक्शन की जा सकती है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। जो एक दो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तंबाकू का इस्तेमाल। अगर कोई एक अमल ऐसा है हमारी ज़िंदगियों में जिसका बराह रास्त कैंसर से ताल्लुक है और जिसका बराह रास्त हमारे पास तदारुक है, वो तंबाकू नोशी है। और जाहिर है उसको बंद कर देने या छोड़ देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कैंसर का जो रिस्क है, ख़ास खुसूसन फेफड़ों का और दीगर कुछ कैंसर भी हैं, वो कम हो जाता है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी जो ग़िज़ा है वो मुतवाज़न होना, उसमें तमाम जो उसके जुज़ हैं वो शामिल हों, लेकिन खुसूसन सब्ज़ियाँ और फल का इस्तेमाल ज़्यादा, सब्ज़ियों और फल का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो वो हमारे लिए बेहतर है। हमारी एक्टिविटी, हमारी रोज़ाना की जो रोज़मर्रा का जो रूटीन है उसके अंदर वर्जिश का होना या चलना फिरना या एक्टिव रहना बहुत अहम है, ताकि हमारा वज़न जो है वो एक मुनासिब हद से ना बढ़े। ये भी हमारे लिए अहम चीज़ है। उसके अलावा दीगर चीज़ें आपने जिक्र किया, माहौलियाती
آلودگی اپنی جگہ ہے، کچھ وائرسز ہیں جیسے ہیپاٹائٹس کے وائرس ہیں، ہیپاٹائٹس سی اور بی کے خصوصاً، جو آخر کار جا کے کئی دفعہ کینسر کی وجہ بنتے ہیں. دونوں کی پریونشن اپنی اپنی جگہ موجود ہے. ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہے، اور ہیپاٹائٹس سی میں ہمیں بے وجہ کے ٹیکوں سے بچنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہمیں انجیکشن کا استعمال ہو تو اس چیز کا ہمیں تعین کر لینا چاہیے، یہ انشور کر لینا چاہیے کہ ہمیں جو ٹیکہ لگ رہا ہے وہ صاف اور نئی سرنج سے ہے یا نہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس پہ بات کرتے ہیں جیسے گفتگو آگے چلتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں کون سی اقسام کا جو کینسر ہے وہ سب سے زیادہ پھیل رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں جو کہ کار فرما ہیں؟ پہلا تو میں بتاؤں کہ جو ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں نا ہیلتھ کیئر میں، ان کو بڑا غور سے دیکھنا ہوتا ہے. کئی دفعہ لوگ جو شرح ہے، جو پرسنٹیجز ہیں، جو ایکچوئل نمبرز ہیں کیسز کے وہ بتاتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہمارے ڈیٹیکشن کے سسٹم میں تو نہیں چینج آ گیا، کیا ہمارے ہاں بہتر تشخیصی سہولیات تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی وجہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کیئر میں عمومی طور پہ سی ٹی اسکینز، ایکس ریز، بلڈ ٹیسٹ، ان کی جو اویلیبلٹی وہ بہتر ہو گئی ہے گزشتہ دہائیوں کی نسبت. وہی کینسر جو کئی دفعہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے تھے، آج ان کو تشخیص کرنے کے لیے وہ تمام سہولیات یا بہت سی سہولیات موجود ہیں. تو ایک تو یہ ڈیٹیکشن کا امپروومنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بہرکیف کینسر کی شرح میں ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب 1,80,000 نئے کینسر کے کیسز پاکستان بھر میں دریافت ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے ہماری پاپولیشن کا تناسب دیکھتے ہوئے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ جیسے جیسے دیگر بیماریوں سے ہم لوگ سروائیو کرتے ہیں اور اولڈر ایج تک پہنچتے ہیں، تو پھر اس عمر کے حصے میں ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں کینسر جو ہیں وہ عام طور پہ زیادہ عمومی طور پہ زیادہ کامنلی، زیادہ فریکوینسی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں. اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے، تو جب ایوریج ایج کم ہو تو نیچرلی اس ایج تک بہت سے لوگ پہنچ نہیں پائیں گے، تو ٹوٹل جو تعداد ہے کینسر کیسز کی اتنی نہیں ہوگی. اسی لیے آپ جو مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ بہت سا کینسر ہے ہمارے سے بہت زیادہ، وہ اس لیے کہ ان کی ایوریج ایجز جو ہیں وہ ہائی 80 زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق پاکستانی نوجوانوں میں بڑی آنت کے کینسر کے جو کیسز ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں، اور پاکستانی نوجوانوں میں یہ بڑی آنت کے جو کیسز ہیں کینسر کے کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ میں پھر سے عرض کروں گا کہ یہ تمام جو اعداد و شمار ہیں نا، جب تک بہت عرصے تک بڑے مستند طریقے سے اور بہت کریٹیکل آئی کے ساتھ ان کو نہ دیکھا جائے، تو یہ تعین کر لینا یا یہ فیصلہ کر لینا کہ ان کی شرح میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں تھوڑا سا مس لیڈنگ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں ہے یا نہیں، لیکن ایک کوشن آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، بڑی آنت جو ہے اس میں بڑی آنت کا کینسر جو ہے، اور یہ صرف بڑی آنت کا کینسر نہیں، بریسٹ کینسر میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو ہمارے ہاں ایوریج ایج ہے نا کینسر ڈیٹیکٹ کرنے کی ان دو کیسز میں یا اس کے علاوہ بھی، وہ تھوڑی سی کچھ سال پہلے ہوتی ہے بنسبت جو کہ دیگر ممالک سے رپورٹ ہو رہی ہے. اب اس میں ہماری غذا، ہماری ہماری خوراک کے اندر خصوصاً جو فیٹ ہوتی ہے، جو چکنائی والا ایلیمنٹ ہے وہ کتنا ہے اس میں ہمارے پاس، اور کھانے کی جو گوشت ہم کھا رہے ہیں وہ کس طرح سے تیار کیا جا رہا ہے، اس میں کہیں کیورڈ میٹ تو زیادہ نہیں ہے، اس کو پکانے کا عمل کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں تھوڑی تحقیق مانگتی ہیں، اور اسی کے بعد کچھ آپ کا سوال بالکل درست اور مناسب ہے، لیکن اس کا جواب اگر ہم نے پراپر دینا ہے تو اس کے لیے تھوڑی مزید تحقیق کی ضرورت ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں کہ کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں کینسر کی ابتدائی جنہیں ہرگز جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے مریض کو؟ ایک تو یہ کینسر، یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے، بہت اہم ہے. اس کا جواب ایک طرح سے دو حصوں میں. ایک تو وہ علامات ہیں جو جنیرک ہیں، یعنی بہت سی چیزوں دیگر بیماریوں میں بھی ہوتی ہیں. مثال وزن کا کم ہونا، لگاتار بخار کا رہنا، نکاحت کمزوری، یہ اور بہت سی بیماریوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن کینسر میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہرکیف ایسی علامات جو کافی عرصے تک قائم رہیں ان کو ضرور چیک کرنا چاہیے. کچھ علامتیں ایسی ہیں جن کو بہرکیف کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. جسم کے کسی ایسے حصے سے خون جاری ہونا جہاں سے نارملی خون نہ آتا ہو، کھانسی کے ساتھ خون آ رہا ہے، پخانے میں خون آ رہا ہے اور لگاتار آ رہا ہے، اور اس میں
ہمارے پاس کوئی اس کی وجہ نہیں, جسم کی کسی کو چوٹ نہیں لگی اور کسی اسکن کے کسی ریش سے یا دھبے سے یا پھوڑے سے لگاتار خون جاری رہنا, تو اس کو ضرور چیک کروانا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ کینسر ہی ہو, لیکن باہر کے کینسر کو رول آؤٹ کرنا ضروری. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, کینسر کے علاج کے لیے اس کی بروقت تشخیص کتنی ضروری ہے؟ ذرا امپورٹنس اور اسینشلس پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک روایت ہے, ہمارا ریچول ہے, ہم اگنورنس بہت کرتے ہیں اپنی علاج اور طبیعت اور پرابلمس کے حوالے سے, مسائل کے حوالے سے. اس کی ذرا امپورٹنس پہ بات کر لیتے ہیں, کتنی ضروری ہے؟ بالکل جی, درست آپ نے کہا. مسئلہ تشخیص کی لینز میں آئے گا, اس کے نیچے آئے گا تو پھر علاج شروع ہوگا. تو بر وقت تشخیص ضروری ہے, اور کچھ کینسرز میں تو یہ بہت اہم ہے. میں اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں. کینسر چھاتی کا سرطان جو ہے, اس میں یہ اب خاصا کلیئر ہے کہ اگر آپ اس کو جلدی ڈیٹیکٹ کر لیں تو اس میں جو علاج کے طریقے ہیں وہ زیادہ اچھے اور کم سائیڈ ایفیکٹس والے اور بہتر امپیکٹ والے ہیں. گویا وقت سے پکڑا ہوا کینسر جو ہے اس کا مناسب پورا علاج جو ہے وہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اسی طرح سروکس کا جو کینسر ہے, خواتین کا جو بچہ دانی کا جو منہ ہے, اس کا جو کینسر ہے وہ بھی اسکریننگ کے ذریعے اور ٹیسٹنگ کے ذریعے پکڑا جا سکتا ہے. بلکہ اس کے لیے تو اب ایک ویکسین جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور مغربی ممالک میں چونکہ یہ ویکسین کچھ عرصے سے استعمال ہو رہی ہے تو ان کے ہاں ینگ خواتین کے اندر اس کینسر کی شرح تیزی سے گر گئی ہے, کم ہو گئی ہے. تو ارلی ڈیٹیکشن باہر کا تقریباً ہر کینسر میں ہی اہم ہے. جتنا جلدی پکڑا جائے اتنا اس کا طریقہ علاج سہل ہوگا, آسان ہوگا اور آسانی سے دستیاب ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ کیا لائف سٹائل میں, طرز زندگی میں, غذا میں تبدیلیاں لا کر کینسر سے بچا جا سکتا ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے اور تو پھر ہمیں کن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے؟ متوازن غذا, سگریٹ سے بالکل مکمل کنارہ کشی. یہ جو ریکریشنل ڈرگز ہیں یہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے چلیں, لیکن کینسر سے بھی انڈائریکٹلی ان چیزوں کا تعلق آ سکتا ہے. اپنی ایکٹیویٹی کو ہم ایک طریقے سے رکھیں, ہفتے میں کم از کم چند دن جو ہے ہم اتنا ضرور چلیں یا بھاگیں یا دوڑیں اپنی جسم اور اپنی صحت اور اپنی عمر کے مطابق, کہ ہم اپنا وزن قائم رکھ سکیں اور ہمارے جو مسلز ہیں وہ طاقتور رہ سکیں. اس کے علاوہ الکوہول سے اجتناب برتیں. بالکل شراب جو ہے وہ بھی باعث بنتی ہے کچھ کینسرز کا. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم جو ماڈرن سائنس ہے اس کو یا اس کی ڈیولپمنٹس کو دیکھتے چلے جائیں. کئی دفعہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ دریافت ہو رہی ہوتی ہیں, ڈسکور ہو رہی ہوتی ہیں, تو اپنے آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا لٹریٹ رکھنا بڑا ضروری ہے. چاہے ہم پڑھے لکھے بہت ہوں یا نہ ہوں, لیکن صحت کے بارے میں بات اور ایجوکیشن ہے نا, وہ ضرور ہونی چاہیے. چھوٹ بیسک ہو لیکن ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں ہماری صحت کے لیے بہتر ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب. آپ کے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کینسر کی تشخیص اگر بر وقت ہو جائے تو علاج کتنا ایزی ہو جاتا ہے, اور کس طرح اپنی لائف سٹائل میں چینجز آپ لا سکتے ہیں, متوازن غذا لے کر آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اور اب آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک نیوز. لفظوں کے معمار, خیالوں کے جادوگر, جذبات کے مصور, نامور شاعر اور ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد کو دنیا چھوڑے ہوئے آج 2 برس بیت چکے ہیں. 4 اگست 1944 کو لاہور کی دھرتی پر جنم لینے والے امجد اسلام امجد نے اپنے تخلیقی, ذہنی اور شاعری کی نزاکت پر اپنی جادوگری بکھیری اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا. اگر ہم بات کریں تو ان کی جو بازگشت ہے وہ صدیوں تک سنائی دے گی. ان کے لکھے ہوئے ڈرامے وارث, دہلیز, پشار, سمندر اور رات دن یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت کے وہ آئینے ہیں جن میں معاشرے کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں. امجد اسلام امجد کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی, ستارہ امتیاز, نگار ایوارڈ اور بے شمار ملکی اور غیر ملکی اعزازات سے نوازا گیا. آئیے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. موڑ تھا اسے بھول جا, وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا. کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا, وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ,
जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनियों को उनके अपने वतन से बेदखल करके अरब ममालिक में बसाने की मुतनाज़ा तजवीज़ पेश की है, जिसमें कहा गया है कि गज़ा को मुकम्मल खाली करके उसे एक जदीद शहर में बदला जाए और फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बज़ौर ताकत मिस्र, उर्दन और दीगर अरब ममालिक में मुंतकिल कर दिया जाए। माहिरीन का कहना है कि फ़लस्तीन में जारी कशीदगी के पीछे ग्रेटर इसराइल के क़याम का वो ख्वाब है जो कि सदियों से एक मखसूस नज़रिए के तहत परवान चढ़ाया जा रहा है, और इस ख्वाब की ताबीर में एक चीज़ बुनियादी हैसियत रखती है और वो है ताबूत सकीना। ताबूत सकीना एक ऐसा तारीखी और मजहबी राज है जिसे मुख्तलिफ अदवार में ताकत, तकद्दुस और हुकूमत की अलामत समझा जाता रहा है। यहूदी अकायद के मुताबिक जब तक ताबूत सकीना इनके पास नहीं होगा तब तक उनका हकीकी इक़दार कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन के मौजूदा हालात को देखते हुए ये सवाल जहन में आता है कि क्या ये सब कुछ एक बड़े आलमी एजेंडे का हिस्सा है? क्या ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए फ़लस्तीनियों को इनके वतन से निकालने की बातें की जा रही हैं? और इसी पूरी कहानी को आज हम डिस्क्राइब करेंगे, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि ताबूत सकीना है क्या। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्चर स्कॉलर सैयद हैदर जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप डिस्क्राइब कर दीजिए ये ताबूत सकीना है क्या। ताबूत सकीना को समझने से पहले आपको कवनेंट समझ आएगी, तो फिर आप आर्क ऑफ कवनेंट तक पहुँचेंगे। जी, आर्क ऑफ कवनेंट उस एक समझ लें कि एक यादगार है उस पैक्ट की जो खालिक ने मखलूक के साथ किया हुआ है। कवनेंट क्या होती है? देखें, पैक्ट होते हैं, कोई डीड्स होती हैं, कोई किसी तरह के मुआहदे होते हैं। कवनेंट इन सबसे डिफरेंट है। कवनेंट को समझिए, कवनेंट ये है कि एक सुपीरियर ताकत है, वो कायनात का खालिक हो सकता है कोई भी, वो सुपीरियर ताकत एक कोड ऑफ लाइफ बनाती है और अपनी जो उसकी जो है सबॉर्डिनेट ताकत है उसको दे देती है, और उनमें ये ऑप्शन दे देती है कि तुमने इसको मानना है या नहीं मानना, तुम्हारे लिए रास्ता खुला है। मान लोगे तो ये दे दूंगा, नहीं मानोगे तो ये कर दूंगा। ठीक है। इस कवनेंट को समझिए कि हर रिलीजन आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर रिलीजन एक कवनेंट में बंधा हुआ है। वो अपनी कवनेंट को याद करते हैं, हम भूल चुके हैं। उसी कवनेंट की सबसे शानदार मिसाल कुरान पाक है। अब कवनेंट ये है कि अल्लाह ने एक कोड ऑफ लाइफ दिया और उसने लोगों को कहा, अभी इनके साथ प्रॉमिस लैंड का वादा क्या है कि अगर तुम मेरी इताअत करोगे मैं तुम्हें जो है इज्जत भी दूंगा, दुनिया में हुकूमत भी दूंगा, शहर भी दूंगा। प्रॉमिस लैंड का वादा किया हुआ। जब जब इन्होंने उस कवनेंट से एराज किया तो इनके ऊपर तबाही आ गई, क्योंकि जहाँ पे इसराइलियात में इसकी स्टोरी आती है कि तुमने जो है वो सरकशी की तो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि तुम्हारी जगह तुमसे ज़्यादा ताकतवर लोगों को लाभ बसाए और तुम्हें तुम्हारे शहरों से निकाल दे। यही हुआ। टाइटस ने ये किया, उससे पहले जो है हमराबियन किंग ने जो है वो मेसोपोटामियन ने यही किया। ये अपने इलाकों से निकलते रहे। अब ये क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं कि दे एक्चुअली वांट टू रिवाइव दैट कवनेंट बिटवीन द गॉड एंड द मैन, और उसके लिए इनको जो है वो थर्ड टेम्पल चाहिए, सरेंडर चाहिए। आर्क ऑफ कवनेंट असर क्यों करती थी? उसमें नबियों की यादगारें भी हैं, उसमें बहुत कुछ है। उसके अंदर क्या है उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ आ जाएगा तो आपको समझ आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इनामात किए गए उनके दौर में, वो सारी उसकी यादगार है। अब ये जो कवनेंट है इसके पीछे सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह अल्लाह के साथ वो जो हमारा राबता है उसको जो है वो उस्तवार करें, ताकि अल्लाह हमें वही प्रॉमिस लैंड दे दे। अब उस प्रॉमिस लैंड को लेने के लिए इन्होंने इतने नेगेटिव जो है मीन्स यूज कर लिए हैं कि अब शायद वो ना मिले। गॉड हैज हिज ओन प्लान, नेचर हैज हिज ओन लॉ। वो कोई भी हो, वो कोई भी किसी भी तरह, नेचर कभी भी जो है वो पर्सन स्पेसिफिक और सेक्ट स्पेसिफिक नहीं होती। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ग्लोबल है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन या किसी और का नहीं है, वो सबका है। इसी तरह सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, वो किसी एक के नहीं है। अब आ जाते हैं कि ये जो स्टोरी इस वक्त चल रही है प्रॉमिस लैंड की,
یہ ہمیں بھی نظر آتا ہے اور ان کو ہم سے زیادہ نظر آتا ہے. آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اسکٹالوجی کا ذکر ہے، جس کی سب سے بڑی جو ہے وہ کتاب الفتن ہے. یعنی احادیث میں جو آخری دور کے فتنوں کے اوپر جتنی مستند اور متواتر ترین احادیث ہیں وہ ایک کتاب علیحدہ بنائی ہوئی ہے کتاب الفتن کے نام سے. اور اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اسی کے تناظر میں اگر دیکھیں تو وہ پرومس لینڈ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس علاقے میں جنگ کا ذکر کیا ہے وہاں پہ یہ کنٹرول کر چکے ہیں. جس علاقے میں جس چیز کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا اس کو یہ فالو کر رہے ہیں. ہم نہیں کرتے، دے ایکچولی ڈو. ٹھیک ہے، رسالت مآب نے کہا غرقد کا درخت یہودیوں کا ہے. صرف اور صرف فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے ارد گرد 80 ملین 8 کروڑ سے زیادہ درخت صرف غرقد کے لگا دیے گئے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ایک ایک چیز کا. بلڈ مونز کو ہم اتنا فالو نہیں کرتے جتنا وہ کرتے ہیں. اپنے بچوں کو وہ ساری ایسکٹالوجی پڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے. دس از دا ہائی ٹائم. یا ان کی پرومس لینڈ. اور دیکھو ایک چیز بیٹا، میں زندگی میں جتنا پڑھتا ہوں آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون، لیکن جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہو کے رہنا ہے. بالکل بے شک. اگر رسالت مآب نے کہا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو وہ بنے گا. اگر انہوں نے کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی طرف جائے گی دنیا تو وہ جائے گی. اس کے لیے حالات ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. اب صرف آپشنز کی بات کر رہا ہوں میں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 100% ہوگا، میں مفروضے کی بات کروں. دجال کے بارے میں ہمارے پاس بہت کہانی ہے اینٹی کرائسٹ. اور سب سے پہلے آنا ہے اینٹی کرائسٹ نے. اینٹی کرائسٹ کے بعد لارڈ کرائسٹ نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام. یہ ایک سیکوینس ہے. سب سے پہلی جو آواز آئے گی وہ اینٹی کرائسٹ کی آئے گی، دجال کی. تو ایک کہانی ہے ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، اس کو صرف ایک پرسپیکٹیو کے طور پہ کہ جی دجال گدھے پہ سوار ہو کے آئے گا. تو اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ فلسطین کو خالی کرو اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ نئی تعمیرات اور نئے گھر بنیں گے. تو Now we can relate. ٹرمپ کا جو الیکشن کا سمبل ہے کہیں وہ گدھا وہ والا تو نہیں، مے بی مے ناٹ بی، could be possible. ٹھیک ہے. کہیں جیرڈ کشنر کو یا ان کو آپ جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرف جا رہی ہیں. ہمیں تو پڑھنے نہیں دیتے، ہمارے تو سوچ کے دروازے بند کر دیے، ہمارے پاس تو انفارمیشن کے گیٹ ویز بند کر دیے، لیکن ان کے پاس ہے. ہم وہ اصلی گدھا ڈھونڈتے رہیں کہ جی وہ اس کے اوپر چڑھے گا. دنیا سائنس کی ہے، there is definitely there are so many other options. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں تو وہ کام کر جائیں. رسالت مآب سرور انبیاء نے کہا کہ وہ دنیا کی اکانومی پہ قابض ہوگا. پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم کن کے ہاتھ ہے؟ روتھ چائلڈز. پوری دنیا میں فوڈ چینز جتنی بڑی ہیں ساری کی ساری جیوز. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں جو ہے یہ سارے برانڈ. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ روک کے ایک ضمناً بات کرتا ہوں. دنیا کے سارے برانڈز پوری دنیا میں بکتے ہیں. تل ابیب میں ان کی چینز نہیں ہے. تل ابیب میں نہ لیز ہے نہ یونیلیور ہے. وہ سارے خود آرگینکس پہ ہیں. ہمیں نان آرگینکس پہ لگا دیا. ساڈے بچے جڑے نے وہ سستے نے. اور ہم لوگ جو ہے وہ جس تناظر میں، جس اسپیکٹرم میں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ خود اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمارے سوچنے کے رستے انہوں نے بند کر دیے. Obviously بیٹا ذہنیت کہیں نہ کہیں بلاک کر دی ہے. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا وہ چوک کر دیا گیا ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھنا ہے. حالانکہ دنیا کا سب سے خوبصورت ریلیجن اسلام ہے. دنیا کی اگر ہم پڑھتے ہی نہیں نا، ہمیں تو اس بات پہ لڑایا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کی روایت ہے، یہ سنیوں کی روایت ہے، اور وہ جب ہمیں مارتے ہیں تو نہ ہم سے پوچھتے ہیں سنی ہو، نہ ہم سے پوچھتے ہو شیعہ ہو. ایران شیعہ ہے اس کو بھی مارتے ہیں، حزب اللہ شیعہ ہے اس کو بھی مارتے ہیں، حماس سنی ہے اس کو بھی مارتے ہیں، اور یہ الفتح جو ہے اس کو بھی فرقہ نہیں دیکھتا. بندے مارتے وقت وہ تو کوئی فرقہ نہیں ہے. بالکل. اور جب کوئی ایسی کوئی علمی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات کرتے ہیں. امپیریلزم سارا یہ تھیوڈور ہرزل نے جو پلان دیا تھا نا ان کو پرومس لینڈ کا، یہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ مولا کائنات امیر کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ اپنے باطل کے امیر کے اوپر متحد ہیں اور تم اپنے حق کے امام کے اوپر منتشر ہو. ہمیں اس منتشر ہونے کی سزا مل رہی ہے. ہم اگر اپنے صرف سوچ کا دروازہ کھول لینا تو شاید ہمیں اللہ بہت محبت کرتا ہے.
اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی جو امت ہے وہ امت وسطیٰ ہے وہ دنیا میں، تو ایک چیز سمجھیے گا 1,24,000 نبی مل کے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہیں، تو 1,24,000 نبیوں کی امت بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جیسی نہیں۔ بے شک نہیں ہے، بس جو اس وقت ضرورت ہے نا جعفری صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا، غور و فکر کرنے کی ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، ریسرچ کرنے کی ہے، چیزوں کو تلاش کرنے کی ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل تک کے لیے مجھے اور نجف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔